से? तो हम अभी पढ़ रहे थे 31 ख के अंदर, सॉरी 31 ग पढ़ रहे, 31 ग में क्या बोला गया है कि अगर इन दो नीति निर्देशक तत्वों को, सिर्फ इन दो को, 39 ख और ग को, यानी कि दोनों क्या है, संसाधनों के बंटवारे के ऊपर, दोनों मेन क्या है, संसाधन के बंटवारे के ऊपर है, ताकि समाज में जो संसाधन है और धन है, संपत्ति है, धन संसाधन संपत्ति, इसका बंटवारा ना समान रूप से रहे, कोई ज्यादा ना अर्जित कर ले और कोई बहुत कम ना, किसी के पास बहुत कम ना रहे, यानी कोई बहुत अमीर ना बन जाए, ठीक है ना, और कोई बहुत गरीब ना रह जाए, अर्थव्यवस्था के नीतियों के कारण, सरकार की नीतियों के कारण कोई बहुत ज्यादा अमीर ना बन जाए। अपने टैलेंट की वजह से कोई अमीर बन रहा है वो बात अलग है, लेकिन अगर सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि किसी को गरीब रखे हुए है, तो ऐसी नीतियां नहीं होनी चाहिए। ऐसी नीतियां बनाए जिससे कि समाज में संसाधन का बंटवारा बराबर रहे। ये दोनों आर्टिकल के अंदर 39 ख 39 ग में यही है कि सरकार को ये काम करना चाहिए। क्या है, करना चाहिए, मतलब जबरदस्ती नहीं है कि सरकार करबे करेगी, ठीक है, करना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों के लिए अगर सरकार इन दोनों को पूरा करने के लिए कोई कानून बनाती है, अगर इन दोनों नीति निर्देशकों को पूरा करने के लिए कोई भी कानून बनाती है, तो उस कानून को, अगर 39 ख और 39 ग के अंतर्गत कोई भी कानून बनाती है, तो उसको सिर्फ इस आधार पे कि वो 14 और 19 का उल्लंघन कर रहा है, उसको रद्द नहीं किया जाएगा, अमान्य घोषित नहीं किया जाएगा। तो 39 ख और 39 ग, ये दोनों, ठीक है ना, ये जब आते हैं तो 14 और 19 जो है, 14 और 19 खत्म हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो अगर किसी को असमानता लग रही है तो खत्म है वो, क्योंकि ऐसा बनाया गया है। और कोई भी विधि जो ये घोषणा करे कि यह ऐसी नीति को प्रभावी करने हेतु है, अगर कोई भी ऐसा कानून है इसके अंतर्गत बनाया गया है, तो उसे किसी भी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं कर सकता। लेकिन क्या कहा गया, केशवानंद भारती में क्या कहा गया, 31 ग का जो ये दूसरा वाला सिद्धांत है ये गलत है। केशवानंद भारती में उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि उपयुक्त अनुच्छेद 31 ग के द्वितीय प्रावधान को संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता न्यायिक समीक्षा के आधार पर गैर संवैधानिक बताया गया। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये नहीं कि नहीं देखेगी, समीक्षा तो करबे करेगी। तो 31 ग का जो ख वाला पार्ट है ना, उसको रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद का पहला प्रावधान सही वैसा का वैसा ही रहा। मतलब 39 ख और 39 ग के तहत अगर राज्य ऐसा कानून बनाता है जो कि समाज में क्या बोलते हैं, संसाधनों का बंटवारा सही रूप से करे, लोकहित में करे, सर्वसाधारण हित में करे, ठीक है, तो ऐसा कानून अगर 14 और 19 का उल्लंघन करता है, अगर ऐसा कानून 14 और 19 का उल्लंघन भी करता है, तो उसको अमान्य नहीं घोषित किया जाएगा। ये पहला था, वो 31 ग के अंदर पहला कानून था। दूसरा क्या था कि उसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये तो क्या कहते हैं, केशवानंद भारती केस में कह दिया कि नहीं, न्यायिक समीक्षा जो है वो मूल ढांचे में आता है, तो चुनौती तो दी जा सकती है, बाकी हम देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 42वां संशोधन हुआ। ये देखो, केशवानंद भारती 1973 में आया था ना, 42वां संशोधन का हुआ था 1976 में गया था। उसने क्या कहा, उसने अनुच्छेद 31 ग के उपरोक्त पहले प्रावधान के क्षेत्र में न केवल 39 ग जोड़ा और 39 ख और ग जोड़ा, बल्कि संविधान के 4 में वर्णित किसी भी नीति निर्देशक को लागू करने के लिए। तो 39 ख इसमें क्या था, एक मिनट रुको, 31 स्लो हो गया, अरे बहुत स्लो चल रहा है तो। हेलो, हेलो, आवाज आवाज आ रही है? हाँ। ठीक है। तो 31 ग में क्या कहा गया था कि, पहले क्या कहा गया था कि कोई भी कानून अगर 39 ख और 39 ग को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है, 39 ख और 39 ग को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है, और अगर ये 14 या 19 का उल्लंघन भी कर रहा है, तो इसको रद्द नहीं माना जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1976 में 42वें संशोधन में क्या कहा गया कि ये नहीं, सिर्फ इतना नहीं, कोई भी नीति निर्देशक, कोई भी नीति निर्देशक अगर है, उसके लिए अगर कोई कानून बनाया जाता है और ये अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो उसको रद्द नहीं माना जाएगा, ठीक है।
तो मतलब पहले तो बात यहीं तक थी कि 39 ख और ग में कोई कानून बनाया गया तो उसको उसको वो अगर मौलिक अधिकारों को उल्लंघन कर रहा है तो उसको रद्द नहीं किया जाएगा। लेकिन बाद में इन्होंने संसद ने क्या पास किया कि कोई भी नीति निर्देशक हम बनाए, हम अगर कोई भी कानून बनाए नीति निर्देशक को लागू करवाने के लिए तो उसको रद्द नहीं मानोगे, रद्द नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, उसको गैर संवैधानिक नहीं बताया जाएगा। तो ये आया था 1976 में 42वें संशोधन में, ठीक है। 31 ग में बोला गया था कि सिर्फ ये नहीं, कोई भी किसी भी भाग 4 में यानी नीति निर्देशक में वर्णित कोई भी कानून को लागू करवाने के लिए अगर कोई विधि बनाई जा रही है, कोई कानून बनाया जा रहा है तो उसको सुरक्षा मिलेगी। हालांकि इस विस्तार को उच्चतम न्यायालय द्वारा इस केस में रद्द कर दिया गया। नहीं बाबा, सिर्फ वही है 39 ख और 39 ग ही रहेगा, ऐसा नहीं कोई भी कानून। तो मिनर्वा मिल्स केस में क्या हुआ कि इसको गैर संवैधानिक, इस पॉइंट को, सिर्फ इस पॉइंट को गैर संवैधानिक 42वें संशोधन का ये जो पॉइंट था कि संविधान का कोई भाग 4 में वर्णित किसी भी नीति निर्देशक को लागू करवाने के लिए अगर राज्य कोई कानून बनाती है तो अगर अधिकारों को उल्लंघन भी करता है 14 और 19 का तो उसको गैर संवैधानिक नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो उसको रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, मिनर्वा बिल में उस संशोधन को रद्द कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, आपको 39 ख और 39 ग ही दिया गया है, उसी के अंदर बनाओ, ठीक है। उसके अंदर कोई कानून अगर बनाते हो और वो अगर 14 और 19 का उल्लंघन करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मूल ढांचे की मूल अधिकार की आलोचना। तो अभी तक ना आपने मूल अधिकार सारे पढ़ लिए, ठीक है, सारे मूल अधिकार आपके हो गए। अब आपको करना क्या है कि ये मूल अधिकार रिवाइज करना, रिपीट करना, ठीक है, खुद से। इसके बाद हम सारे केसेस पढ़ेंगे, अभी नहीं, इसके बाद सारे केसेस पढ़ेंगे। जब हमारा डीपीएसपी और फंड मौलिक अधिकार और डीपीएसपी दोनों हो जाएगा ना, उसके बाद सारे केसेस उठाएंगे जितने भी केसेस हैं। लेकिन उससे पहले आपको मौलिक अधिकार पता होने चाहिए, क्योंकि उस टाइम मौलिक अधिकार रिपीट नहीं करूंगा बार बार 31 ख और ग के अंदर जा जाके, वो एकदम टिप्स होना चाहिए आपको उस समय, ठीक है, कि किस अनुच्छेद में क्या बोला गया, सारे मौलिक अधिकार एकदम रटे होने चाहिए, ठीक है, केस को डिस्कस करते टाइम। तो अब हम पढ़ते हैं मूल अधिकारों की आलोचना। जो मूल अधिकार दिए गए उनकी आलोचना, क्रिटिसिज्म करना है हमको, क्या गलत क्या है उसमें, मूल अधिकार में गलत क्या है, ठीक है। तो मूल अधिकार में क्या गलत है, संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों की व्यापक एवं विस्तृत आलोचनाएं भी हुई हैं, ठीक है। संविधान जो मूल अधिकार है उसके आलोचनाएं भी हैं। पहली आलोचना क्या है कि इनकी इसकी व्यापक सीमाएं हैं, मतलब ये असंख्य अपवादों और प्रतिबंधों और गुणों और व्याख्याओं के विषय है, ठीक है। इस तरह आलोचना ने इस बात का उल्लेख किया है कि एक एक तरफ तो संविधान मूल अधिकार दे रहा है और दूसरी तरफ छीन लेता है। मतलब अगर बोला जाएगा कि 19(1) के तहत, 19(1) में क के तहत अगर आपको बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो दूसरी तरफ छीन लेता है कि भाई लोक हित में, व्यवस्था बनाए रखने में, देश की रक्षा में 29-39(2) में ये छीन लेता है इसको, ठीक है। 15 में दिया गया है कि समानता मिलेगी और 15(3) में दे दिया है कि आरक्षण मिलेगा, ठीक है। 16 में दिया है कि नौकरियों में समानता मिलेगी और 16 के ही 3-4 में दे दिया कि आरक्षण मिलेगा, ठीक है। मतलब भेदभाव होगा, एक में कह रहे भेदभाव नहीं होगा, दूसरे में कह रहे भेदभाव होगा। तो मतलब जहां ये मूल अधिकार दे रहा है वही मूल अधिकार छीन भी ले रहा है, ठीक है ना। तो जसपत राय कपूर ने इस संबंध में क्या कहा कि मूल अधिकार की सीमाएं, मतलब मूल अधिकार के भाग को कहा क्या इस तरह कहा जाना चाहिए, मूल अधिकार नहीं कहा जाना चाहिए, मूल अधिकार की सीमाएं कहा जाना चाहिए। इनको मूल अधिकार ना कह के मूल अधिकार की सीमाएं कहा जाना चाहिए कि मूल अधिकार सीमित दिए गए हैं, ठीक है ना। मूल अधिकार और उसमें निहित सीमाएं, उसने बोला कि इसको ऐसे बोलो, मूल अधिकार मत बोलो, बोलो मूल अधिकार और उसमें निहित सीमाएं, क्योंकि मूल अधिकार कम दिखाई दे रहा है और उसके प्रतिबंध ज्यादा दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक है। दूसरा क्या आलोचना है, समझ गए पहली आलोचना ना, कि मूल अधिकार देते हुए संविधान ने प्रतिबंध भी बहुत सारा लगा रखे हैं, ठीक है। प्रतिबंध लगाने के पीछे तर्क है, लेकिन आलोचना ये है कि इतने सारे प्रतिबंध क्यों लगा रखे हैं। और इन्हीं प्रतिबंधों के कारण क्या होता है आज की डेट में, जैसे ही अखबार में कुछ छपता है तो उसको कई बार देखा ना आपको, एनडीटीवी को बैन कर दिया जाता है, कभी किसी अखबार को बैन कर दिया जाता है, अभिव्यक्ति को बैन कर दिया जा रहा है, ठीक है ना, एक तरह से अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित किया जा रहा है। तो वो किस वजह से, इसी वजह से, देश रक्षा को बनाए रखने में, लोक हित बनाए रखने के लिए, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें सही है कि गलत, ये आपकी अपनी उसके ऊपर है, लेकिन किसी ने आलोचना की है कि इसकी बहुत सारे प्रतिबंध बहुत ज्यादा है इसलिए। दूसरा क्या है, कोई सामाजिक और आर्थिक अधिकार नहीं है। मूल अधिकार में सिर्फ राजनीतिक अधिकार है, देखा जाए तो मूल अधिकार सिर्फ राजनीतिक अधिकार देता है, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता, ये करने की स्वतंत्रता, वो कर। कहीं पे आर्थिक आधार दिया हुआ है कि सबको समान रूप से धन दिया जाएगा, नौकरियों में, नौकरियां सबको समान अवसर है, लेकिन नौकरियों में जो सैलरी मिलेगी वो समान होनी चाहिए, ठीक है। कहीं नहीं लिखा हुआ कि महिलाओं और पुरुषों को तो नौकरी मिलेगी, लिख दिया गया है,
महिलाओं और पुरुषों में से कोई भेदभाव नहीं होगा नौकरी देते समय, लेकिन सैलरी देते समय हो सकता है ना, सैलरी देते समय हो सकता है महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव, ये तो नहीं मना किया गया है मूल अधिकार में। ठीक है, तो मूल अधिकार में सिर्फ राजनीतिक अधिकार है, इसमें महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक अधिकार नहीं है। सामाजिक और आर्थिक अधिकार कहाँ दे दिए इसने, डीपीएसपी में डाल दिया, नीति निर्देशक में डाल दिया, और जिसको कि कोर्ट में चैलेंज नहीं किया सकता, मतलब वो अधिकार नहीं है एक तरह से। सामाजिक और आर्थिक अधिकार डीपीएसपी में डाला गया, इसका मतलब वो अधिकार नहीं है, गारंटीड नहीं है। अधिकार वो होते हैं जिनकी गारंटी मिलती है, ठीक है, जिसका दावा आप कर सकते हो। लेकिन जो डीपीएसपी में उसका दावा आप नहीं कर सकते हो, राज्य के ऊपर है, राज्य के विवेक के ऊपर है, राज्य की सोच के ऊपर है कि वो वैसा करे कि ना करे। ठीक है, तो इसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं है, जैसे सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, रोजगार का अधिकार, विश्राम और सुविधा का अधिकार, ये सब जो अधिकार है सामाजिक। और जैसे जो वृद्ध हो गया, जो बूढ़ा हो गया, उसका क्या अधिकार रहेगा, उसका क्या सामाजिक सुरक्षा का अधिकार नहीं मिलना चाहिए उसको? ठीक है, तो मूल अधिकारों में वो अधिकार नहीं डाले गए जो सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देते हो। ठीक है, वही अधिकार डाले गए हैं जो राजनीतिक सुरक्षा देते हो, राजनीतिक अधिकार डाले गए हैं ज्यादातर, ज्यादातर के सारे राजनीतिक। और ये क्वेश्चन भी आता है कि मूल अधिकार किस तरह के अधिकार देता है, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक, आर्थिक, ये सारे के सारे। तो सिर्फ राजनीतिक अधिकार देता है मूल अधिकार, सामाजिक और आर्थिक अधिकार नहीं देता। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की बात कौन करता है, सिर्फ डीपीएसपी देता नहीं है, सिर्फ बात करता है उसकी। ठीक है, ये अधिकार उन्नत लोकतांत्रिक देशों के नागरिकों को प्राप्त है, मतलब जो राजनीतिक और सामाजिक अधिकार हैं जो बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, जैसे अमेरिका, अमेरिका हो गया, उन देशों में है लेकिन भारत में नहीं है। ठीक है, रूस और चीन में भी है ऐसे अधिकार, रूस और चीन में भी जो लोकतांत्रिक भी नहीं है एक तरह से, पूरी तरह से जो सही रूप से लोकतांत्रिक भी नहीं है, वहां भी सामाजिक और आर्थिक अधिकार है, लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में नहीं है, जो कि होने चाहिए थे। क्यों नहीं है, इसके पीछे पूरा तर्क है, पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना। अभी तो हम आलोचना पढ़ रहे हैं, तभी आलोचना पढ़ेंगे। फिर है स्पष्टता का अभाव। यार स्पष्ट नहीं है कि लोक व्यवस्था क्या, जैसा जब प्रतिबंध लगाया गया कि लोक व्यवस्था के लिए प्रतिबंध किया जाएगा, अल्पसंख्यक क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड लिख दिए गए ना जिसको स्पष्ट नहीं किया गया है। जैसे कि लोक व्यवस्था लिख दी गई, अब लोक व्यवस्था में अगर कोई अधिकार को प्रतिबंधित किया गया है तो लोक व्यवस्था कौन बताएगा कि ये लोक व्यवस्था है कि नहीं है? सड़क पर खड़े रह के चिल्लाना अगर लोक व्यवस्था नहीं है, तो फिर जो राजनीतिक रैलियां होती हैं, पॉलिटिकल रैलियां होती है, वो कैसे लोक व्यवस्था को जारी रख रही है? ठीक है, अगर एक तरफ 100 लोग सड़क पे जा रहे हैं भीड़ लगा के, और एक तरफ से ट्रैफिक रुक रहा है, तो बोल रहा है कि नहीं ये लोक व्यवस्था का उल्लंघन है, और एक तरफ राजनीतिक पार्टी अगर 1000 लोगों को लेके जा रही है और लोक व्यवस्था खराब है, तो वो लोक व्यवस्था खराब कैसे नहीं हुई? तो क्योंकि लोक व्यवस्था का ना डेफिनेशन ही नहीं दिया गया मूल अधिकारों में। उसी तरह से अल्पसंख्यक का डेफिनेशन नहीं दिया गया है। अल्पसंख्यक कौन रहेगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्योंकि एक ही धर्म के लोग नहीं है, और धर्म में भी कई पंथ हैं। ठीक है, धर्म में भी कई पंथ है, जैसे अगर बोला जाए कि कश्मीर में मुस्लिम जो है मेजोरिटी में है, लेकिन मुस्लिम का एक ही पंथ मेजोरिटी में है, दूसरा पंथ नहीं है, सुन्नी मेजोरिटी में, शिया मेजोरिटी में नहीं है, और दोनों में लड़ाई है। ठीक है ना, तो शिया सुन्नी वाला उसमें अलग से नहीं, अल्पसंख्यक के बारे में डेफिनेशन नहीं दी गई ना, परिभाषा नहीं दी गई अल्पसंख्यक क्या होगा। फिर बोलता है उचित प्रबंध करना, प्रतिबंध लगाना चाहिए। उचित मतलब कितना उचित, मृत्युदंड दे देना चाहिए कि सजा देनी चाहिए कि रोक देना चाहिए? ठीक है ना, तो उचित प्रतिबंध का मतलब नहीं बताया गया। सार्वजनिक हित, तो किसका सार्वजनिक हित, लोगों का सार्वजनिक हित कौन डिसाइड करेगा? वो नेता डिसाइड करेगा सार्वजनिक हित, या कैसे? और वो नेता भी अगर डिसाइड कर रहा है तो किस आधार पर वो राज्य डिसाइड कर रहा है? अगर राज्य डिसाइड कर रहा है कि सार्वजनिक हित में है कि नहीं है, तो किस आधार पर डिसाइड कर रहा है कि सार्वजनिक हित में है कि नहीं है? ठीक है ना। अगर 100 लोग आके कुछ भाषण दे रहे हैं, मतलब कुछ मांग कर रहे हैं, और उसको प्रतिबंधित कर दिया कि नहीं सार्वजनिक हित में नहीं है, तो ये 100 लोग थे ना भाई सार्वजनिक, 100 और 1000 लोग जो आए थे सार्वजनिक ही तो थे। तो क्या कैसे डिसाइड होगा कि सार्वजनिक है कि नहीं है? तो ये सब जो ना, इनकी व्याख्या नहीं दी गई है, कुछ वर्ड ऐसे लिख दिए गए जिनकी व्याख्या नहीं दी गई है। ठीक है, इसलिए क्या है, इसको समझाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, और जो भाषा लिखी गई संविधान में, प्रदत्त किया जाता है कि प्रतिबंधन ये वो फलाना ढिमकाना, जो भाषा लिखी गई है वो एक ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएट किया है जिसने, जो अच्छे खासा पढ़ा लिखा ग्रेजुएट है, उसको समझ में नहीं आती तो आम नागरिक को कहाँ से समझ में आएगी? एक संविधान अगर आम नागरिक को बोल जाए कि पढ़ के समझा दो, तो पढ़ ही नहीं पाएगा, समझाने की बात तो दूर है। समझ गए? तो संविधान को इतना मुश्किल क्यों लिख दिया गया है? ये जो स्पष्टता का भाव है इसके अंदर, मतलब स्पष्टता नहीं है इसके अंदर, ना तो वर्ड जो जो शब्द लिखे गए हैं वो स्पष्ट किए गए हैं कि क्या मतलब होगा,
और ना वो भाषा जो लिखी गई हिंदी वो इतना मुश्किल लिख दी गई कि बहुत जटिल कर दी गई है, जो समझ में नहीं आती। दूसरा आरोप क्या लगाया जाता है कि संविधान को वकीलों द्वारा और वकीलों के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? सर आइवर जेनिंग्स। ये इंपॉर्टेंट है, याद करके रख लेना पीटी के लिए भी। तो सर आइवर जेनिंग्स ने क्या बोला था? भारतीय संविधान जो है वकीलों के लिए स्वर्ग है। मतलब आप पढ़ ही नहीं सकते उसको, आप समझ ही नहीं सकते, तो आप कोर्ट में क्या लड़ोगे? कोर्ट में अपनी बात कैसे रखोगे जब आपको संविधान पढ़ के समझ में ही नहीं आ रहा है? ठीक है, तो समझ कौन सकता है? वकील। और बनाया किसने था? जिसने भी संविधान सभा में जो लोग थे उसमें ज्यादातर कौन थे? सारे वकील थे। ठीक है कि नहीं? जो संविधान बन रहा था उस समय जो सारे नेता लोग थे उसमें मोस्टली कौन थे? वकील थे। और उन्होंने संविधान फिर ऐसा बना दिया जो सिर्फ वकील ही पढ़ सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? स्थायित्व का अभाव। ठीक है, ये अलंघनीय है, अपरिवर्तनीय नहीं है। ये अलंघनीय और अपरिवर्तनीय नहीं, मतलब मौलिक अधिकार जो है अपरिवर्तनीय नहीं, इसको बदला जा सकता है। संसद कभी भी किसी भी समय इसमें कटौती कर सकती है और या समाप्त भी कर सकती है। ठीक है, जैसे संपत्ति के मूल अधिकार को 1978 में समाप्त कर दिया गया, हो सकता है कल को आपको जो 19 के अंदर स्वतंत्रता का अधिकार है सारे समाप्त कर दिया जाए कि बिना परमिशन के कोई कहीं नहीं जा सकता। जैसे कोरोना में क्या हुआ था? कोरोना केस अलग है। ठीक है, कोरोना केस अलग था कि आपको अगर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी जाना है तो आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी, ई परमिट बनवाना पड़ता था। चलो ये तो कोरोना की बात है। अगर मान लो ये नॉर्मल समय में कर दिया जाए तो क्या होगा? कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता छिन गई, घूमने की स्वतंत्रता छीन गई ना आपकी। तो कभी भी छीन सकती है सरकार, राज्य संसद जो है कभी भी छीन सकती है इसको। ठीक है, ये संसद में बहुमत, जिसकी बहुमत होगी उसका राजनीतिक का हथियार बन जाएगा। अगर मान लीजिए 500 500 550 लोग हैं संसद में। ठीक है, लोकसभा में 550 लोग हैं, 550 में से अगर 300 लोग एक साइड हो गए और राज्यसभा में 200 कुछ लोग हैं, उसमें से अगर बहुमत में 150 लोग एक तरफ हो गए तो 300 400 मतलब 450 लोग मिलके पूरे देश की क्या बोलते हैं राजनीतिक अधिकारों का फैसला कर देंगे। 450 लोग, मुट्ठी भर लोग मिलके पूरे देश के राजनीतिक अधिकारों का फैसला कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो मतलब स्थायित्व नहीं है कहीं पे, इसको इतनी सुरक्षा नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट है, उसने ये कहा कि मूल ढांचे को नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन मूल ढांचे को न छेड़ के ही बहुत कुछ बिगाड़ा जा सकता है। ठीक है, जैसे क्या था? संपत्ति का अधिकार था, हटा दिया गया ना, मूल ढांचे को बिना छेड़े हटा दिया गया। ठीक है, तो सिर्फ मूल ढांचे का अधिकार का मतलब क्या है? न्यायालय द्वारा मूल ढांचे का सिद्धांत है जिसमें मूल अधिकारों की कटौती या समाप्ति को संसद का अधिकार की सीमाएं निहित है। मतलब उसने कह दिया कि मूल अधिकारों में कटौती कर सकते हो, सिर्फ मूल ढांचे को नहीं छेड़ना। तो मूल ढांचे को छेड़े बगैर भी पूरा संविधान में बहुत कुछ बदला जा सकता है, बहुत कुछ बर्बाद किया जा सकता है। समझ गए? ठीक है, उसके बाद क्या है? आपातकाल के दौरान स्थगन। अगर जब आपातकाल लगता है तो कई आर्टिकल खत्म हो जाते हैं। मोस्टली कौन कौन? सारे आर्टिकल खत्म हो, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो उसमें 20 और 21 के अलावा सब खत्म हो, सब स्थगित हो जाता है। स्थगन मतलब उस समय के लिए सस्पेंड हो गया, खत्म नहीं होता। इसके दो वर्ड आते हैं जब क्वेश्चन आता है ना पीटी में। अगर क्वेश्चन आएगा मान लीजिए कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इनमें से कौन सा तथ्य सही है, तो सभी 20 और 21 को छोड़ के सारे मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। खत्म नहीं होते, स्थगित होते हैं। स्थगन और खत्म में अंतर होता है। ठीक है, स्थगन इन अधिकारों पर एक और प्रतिबंध लगाया जाता है। इन अधिकारों पर एक और प्रतिबंध है। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ों को दुर्बल करती है। राष्ट्रीय आपातकाल में अगर 20 और 21 के अलावा मान लीजिए 19, बोलने की स्वतंत्रता खत्म हो गई। एक तो आपने नेशनल इमरजेंसी लगा दी और दूसरा लोगों को बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, लोगों को कोर्ट नहीं जाने दिया जा रहा है, लोगों को समानता का अधिकार खत्म कर दिया गया है। तो ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक तरह से दुर्बल बना रही है और करोड़ों निर्दोषों के अधिकार समाप्त हो जाते हैं। जैसे क्या हुआ था 1900 जब इमरजेंसी लगी थी तो सबको उठा के जेल में ठूस दिया गया था। कई नेताओं को, हजारों नेताओं जेल चले गए थे। तो एक तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करती है ये। ठीक है ना? तो जो आलोचक हैं, जो आलोचना करते हैं, जैसे हम आलोचना कर रहे हैं, तो हमारे अनुसार क्या होना चाहिए? मूल अधिकार हमेशा रहने चाहिए, चाहे आपातकाल हो या सामान्य स्थिति हो। और छठा क्या उस पे क्या बोलते हैं आलोचना की कि बहुत महंगा उपचार है भाई। जो 32वां आर्टिकल दिया गया है ये बहुत महंगा। मान लीजिए भारत देश है, ठीक है, यहाँ नागालैंड में कोई एक गरीब रहता है किसान जिसकी सालाना आमदनी 80,000, मतलब कि महीने का वो 2,000 रुपये कमा रहा है। मान लीजिए 3 या 4 हजार महीने कमा रहा है, 3,000, इससे ज्यादा क्या कमाता है महीने का एक क्या बोलते हैं किसान? 2-3 हजार से ज्यादा कमाता नहीं महीने का किसान।
ठीक है, मान लीजिए महीने में 2-3 हजार कमा रहा है, नागालैंड में रहता है, इसका मौलिक अधिकारों का हनन हुआ और उसको बोला तुम सुप्रीम कोर्ट जाओ। बाबा रे, सुप्रीम कोर्ट जाना है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। समझ रहे हो? सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? और मान लो चला भी गया ट्रेन से, क्या कहते हैं, सेकंड सीट में पकड़ के, ठीक है, जनरल बोगी से पहुंच भी गया, वहां क्या करेगा? उसको संविधान पढ़ना नहीं आता, कानून के बारे में नॉलेज नहीं है, तो क्या करेगा? उसको क्या चाहिए? वकील चाहिए। वकील चाहिए, प्लस वहां रहना है उसको, जितने दिन केस चलेगा उसको दिल्ली में रहना है, खाना पीना। तो ये महंगा उपचार है। उसको घर पे, जब जब जनता के लिए बनाया गया है तो जनता के लिए कैसे बना है? ये तो उस जनता के लिए जो पैसा खर्चा कर सकता है। उस जनता के लिए तो नहीं हुआ ना जो पैसा नहीं खर्चा कर सकता। तो न्यायपालिका को इन अधिकारों की रक्षा एवं विधानमंडल और कार्यपालिका द्वारा इस पर हस्तक्षेप के विरुद्ध जिम्मेदार बनाया गया है। मतलब न्यायपालिका जिम्मेदार है इसको रक्षा करने के लिए। लेकिन लेकिन न्यायिक प्रक्रिया जो है आम आदमी के लिए काफी खर्चीली है। ठीक है ना? तो इसका मतलब आलोचक क्या कहते हैं, जो आलोचक आलोचना करते हैं वो कहते हैं कि भारतीय समाज में अधिकार सुविधा जो है सिर्फ मूलतः धनाढ़ लोगों के लिए, मतलब जिसके पास धन है उसी के पास है। ठीक है, मान लीजिए नागालैंड या कहीं पे कोई, नागालैंड का है, बिहार में कोई अगर मान लो जो गरीब किसान है, ठीक है, उसकी मान लीजिए कि उसका अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उसको सुप्रीम कोर्ट जाना, हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई, सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए उसे दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली में वकील रखना पड़ेगा। वकील के बाद पैसा चाहिए, रहने के लिए चाहिए, खाने के लिए चाहिए, उतने दिन रहना है, जितनी उसकी संपत्ति नहीं वो बेच बाच के खत्म हो जाएगा उसका। तो क्या हुआ था, एक केस हुआ था जिसमें जो क्या कहता पोस्टमैन था उसके ऊपर एक केस हुआ था, कुछ 26 पैसे 2 रुपए का केस था, 2 रुपए की चोरी का केस था। उस केस को निपटाते निपटाते उसके सारी जमीन जायदाद सब बिक गई। उस 2 रुपए की चोरी के केस, उसके ऊपर 2 रुपए की या 3 रुपए की चोरी का केस लगा था, इल्जाम लगा था, और कोर्ट में मामला चला था। उस 2 रुपए की चोरी के केस को निपटाते निपटाते उसका जल जमीन जायदाद सब चला गया। ठीक है, तो भारत में जो जो कोर्ट है, कोर्ट के अंदर घुसे कि खर्चा शुरू हो जाता है। तो ये बहुत महंगा उपचार है भाई। अगर मतलब इसका कोई दूसरा साधन होना चाहिए। ठीक है ना? तीसरा क्या है, और सातवां आलोचना क्या है? निवारक निरोध है। आलोचकों का मत है कि निवारक निरोध का उपबंध, निरोध मतलब जो आपका वो होता है, बिना उसके हिरासत में लेना। ठीक है, हिरासत में लेते हैं ना, जो आर्टिकल 22 क्या था, आर्टिकल 22 पढ़े हो ना, निवारक हिरासत वाला। तो निवारक विरोध का जो उपबंध है कि मतलब सिर्फ शक के बिना पर अरेस्ट कर लेना। ठीक है, इसके अंदर नासा बना था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में बना था। इस एक्ट के तहत आज भी लोगों को सिर्फ शक के बिना पर अरेस्ट कर लिया जाता है और 3-3 महीने तक बिना किसी सुनवाई के जेल में डाल दिया जाता है। और जेल में उनके साथ कई तरह की प्रताड़ना होती है। 3 महीने बाद उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। कोर्ट ने मान लो जो कि पुलिस कस्टडी के लिए एक बार फिर बोल दिया, मतलब फिर वो जेल गए 3-4 महीने के लिए। तो मतलब बिना किसी गलती वो इंसान साल भर जेल में ठूस गया। ठीक है ना? बिना किसी गलती के कारण। तो निवारक निरोध का उपबंध में क्या होता है कि आपको शक के बिना पर अरेस्ट कर लिया गया है। तो उस आरोप में अगर 3 महीने तक, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो घूमने, आपके घर पे पुलिस आए, नहीं जी आपने कल, लग रहा है ना आप कल कुछ मर्डर करने वाले हो, और अरेस्ट करके 3 महीने के लिए जेल में डाल दिया, कोई सुनवाई नहीं, कोई मजिस्ट्रेट नहीं, तो आप क्या करोगे? आपको तो लगेगा कि मेरे अधिकार कहाँ है, मैं यहाँ का नागरिक हूँ भी कि नहीं हूँ। ठीक है, तो ये निवारक निरोध जो आर्टिकल 22 है, ये मूल अधिकारों की मुख्य भावना से बहुत कोसों दूर है। ये राज्य को मनमानी शक्ति प्रदान कर देता है। मतलब राज्य अपनी मनमानी, अगर मान लीजिए मैंने फेसबुक पे कोई पोस्ट डाला, ठीक है, कि मोदी सरकार या नीतीश सरकार या केजरीवाल सरकार ये काम गलत कर रही है, और उसको बोला गया कि नहीं तुम देश की रक्षा के खिलाफ जा रहे हो, लोक व्यवस्था को बिगाड़ रहे हो, और मेरे को निवारक हिरासत में अरेस्ट कर लिया गया है और 3 महीने के लिए जेल डाले गए, सिर्फ मेरे को इस पोस्ट, ऐसा ऐसा हुआ है और होता है, ऐसा होता रहता है। एक सिर्फ पोस्ट डालने के आधार पर किसी व्यक्ति को 3 महीने के लिए जेल में सड़ा दिया जाता है, और वो 3 महीने तक पुलिस कस्टडी में उसके साथ बहुत सारी प्रताड़नाएं होती हैं। तो उसे लगता है कि मैं इस देश का नागरिक, मेरे बोलने का अधिकार कहाँ चला गया भाई? आपने तो मेरे को बोलने का अधिकार दिया था। तो सिर्फ इस आधार पे कि कुछ कर सकता हूँ, इस आधार पर मेरे को अरेस्ट करके डाल दिया गया जेल में, तो ये तो गलत है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में, आज आज की डेट में कोई भी लोकतांत्रिक, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, वहाँ ऐसा कोई कानून है ही नहीं जो भारत में है। जितना खतरनाक कानून भारत में है वैसा कानून कहीं नहीं है। ये कौन सा कानून है? तो ब्रिटिश कानून है, रॉलेट एक्ट में ये कानून पास हुआ था एक तरह से, कि शक के बिना पर अरेस्ट करना। ठीक है, तो वो आज भी चला आ रहा है और संविधान में दे दिया गया उसको। किस वजह से दिया गया? भीमराव अम्बेडकर ने कितना उस पर, मतलब क्या इसके लिए तर्क दिया, और मतलब वो तर्क गलत ही हो सकता है एक तरह से हमारे लिए तो। उसके बाद है, प्रतिमान दर्शन नहीं है।
मतलब कुछ आलोचकों के अनुसार मूल अधिकारों का पाठ किसी दार्शनिक सिद्धांत की उपज नहीं है। सर आइवर जैनिंग ने क्या कहा कि मूल अधिकार किसी प्रतिमान दर्शन के आधार पर घोषित नहीं किया गया। आलोचक कहते हैं कि ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के लिए मूल अधिकारों की व्याख्या में कठिनाई उत्पन्न करता है। मतलब किसी सिद्धांत के बेस पे नहीं है, ठीक है, किसी इसके पीछे कोई फिलॉसफी नजर नहीं आती, ठीक है ना। अगर किसी चीज के पीछे फिलॉसफी होती है, कोई फिलॉसफी है, कोई दार्शनिक सिद्धांत है, उस आधार पे उसकी रक्षा, उसकी व्याख्या की जा सकती है। लेकिन किसी अधिकार की के पीछे कोई फिलॉसफी नहीं है। मतलब कि मान लो अगर बोला गया है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, तो कौन सी फिलॉसफी है इसके पीछे, क्या दार्शनिक सिद्धांत है। और ये दार्शनिक सिद्धांत नहीं होता है, इसीलिए इसकी कोर्ट क्या करता है, इसको इतने ज्यादा सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाता, ठीक है। एक मिनट रुकना है, ऊपर से भी कॉल कर रहा है, समझ गए ना। तो दार्शनिक सिद्धांत नहीं होता, तो बाकी जो, अगर किसी के पीछे दार्शनिक सिद्धांत नहीं है तो क्या होता है, फिर वो जज की कैपेसिटी के ऊपर चल जाता है, जज क्या सोच रहा है। जैसे कि पहले क्या था, जज जो होते थे न्यायालय में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के ऊपर बात करते थे, उसको लेके बात करते थे। उसके बाद क्या हुआ, मेनका गांधी में विधि द्वारा विधि की विधिवत प्रक्रिया की बात होने लग गई। फिर अब क्या होता है, अभी भी कभी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कभी विधि की विधिवत प्रक्रिया, कभी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कभी ये कभी वो, क्योंकि पीछे फिक्स नहीं कर दिया गया ना सिद्धांत कि इसके पीछे फिलॉसफी क्या है। हम ये, अगर भीमराव अम्बेडकर या जो उस टाइम संविधान बन रहा है वो बोल देते कि हाँ ये अधिकार दिए जा रहे हैं, इसके पीछे ये सिद्धांत है, तो अब इस सिद्धांत के बेस पे जज इस व्याख्या करते कि हाँ देखो तुम ये गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, क्योंकि सिद्धांत, इस सिद्धांत को तो फॉलो करना है, मंजिल यही है, तुमको मंजिल तक पहुंचना है, ये तो अधिकार दिए गए रास्ता है, मंजिल ये है, ठीक है। मंजिल क्या है कि मान लो कि समानता, समाजवाद, ये अगर अधिकारों में डाल दिए जाते, ये अगर मौलिक अधिकारों में डाल दिए जाते, समाजवाद की फिलॉसफी अगर अधिकारों में डाल दी जाती, तो क्या होता, समाजवाद कहाँ डाला गया वहां पे क्या बोलते हैं उसको, अरे उद्देश्य में, उद्देशिका में, प्रस्तावना में। लेकिन वो क्या है, उसमें उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, वो फिलॉसफी है, वो सिद्धांत, वो दार्शनिक सिद्धांत है, लेकिन वो प्रस्तावना में है, उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। और जिसे चैलेंज कर सकते हैं वो है मूल अधिकार, और उसमें कोई फिलॉसफी नहीं डाली गई है। तो जजेस अपने सोच पे, अपनी कैपेसिटी के अनुसार कभी किसी फिलॉसफी के ऊपर जाते हैं, कभी किसी फिलॉसफी के ऊपर जाते हैं। तो ये इसकी बहुत बड़ी आलोचना है, ठीक है ना। उसके बाद आता है मूल अधिकारों का महत्व क्या है, ये अधिकार हम कल पढ़ेंगे और महत्व कल से पढ़ेंगे, ठीक है।